अयोध्या नगर के साहित्य प्रेमी और सरस्वती के साधकों, आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं गर्व अनुभव कर रहा हूं। सीधे सीधे अपने विषय पर आ रहा हूं। मैं चंद कतरे ओस के ये जो गजल संग्रह है, इनके रचनाकार देवंश दुबे जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनका सहकर्मी हूँ। पिछले 32 वर्षों से मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके आजू बाजू उनके साथ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ हॉली क्रॉस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। शायद आप लोगों को आश्चर्य हो, सरगुजा के गांव देहात से आने वाला मैं एक 22-23 साल का लड़का जब इनके छत्र छाया में आया तो पहली बार मैं जाना कि लघु कथा की कोई साहित्य की चीज होती है। लघु कथा उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में लघु कथा छपते थे और मैं इनके संपर्क में आने के बाद लघु कथा पढ़ना शुरू किया। लेकिन एक खास बात मैंने देखी कि 3 या 4 लाइन में एक छोटे से पैराग्राफ में किसी वस्तु पर संपूर्ण दृष्टि डाल देना एक बहुत बड़ी कला। संघर्ष के भी दिन थे। एक अजब विडंबना की बात मैं आपको बता रहा हूं। देवंश गणित के शिक्षक, विद्यालय में भाषा से कोई सीधा साधा रिश्ता नहीं। शैक्षिक के पेशे में अर्थव्यवस्था की भी स्थिति उन दिनों कोई बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। अध्ययन अध्यापन गणित का, साधना साहित्य का, इस बेमोह मेल जोड़ को इन्होंने इतना अच्छे ढंग से मिला दिया जैसा विरले लोग ही कर पाते। एक अच्छी संग्रह आपकी लघु कथा की है। समाज के अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। मैंने लगभग इनकी सारी लघु कथाओं को पढ़ा, लिखते समय पांडुलिपि के रूप में भी और छपने के बाद की सामग्री भी। उनकी शिक्षा और आप लोगों को ज्ञात ही होगा, कुछ बोलूंगा। एक साधारण सा शिक्षक एक परिवार में 3 बच्चों को डॉक्टर बना देता है तो इसमें तो तालियां बनती है। बात है कि हम हर चीज को ईश्वर की कृपा मान के उनके श्री चरणों में सब कुछ अर्पित कर देते हैं, किंतु श्रम, परिश्रम, मार्गदर्शन एक पिता का होता है और इसका श्रेय उनको मिलना ही चाहिए। बीच में एक समय आया, आकाशवाणी से आप जुड़े रहे और इन्होंने एक विस्तार दिया, कहानी लिखना शुरू किए और मुझे लगता है लगातार इन्होंने लगभग 10-12 कहानियां लिखी, लंबी कहानियां, और हिंदी के व्याकरण चल रही थी। मैंने इनकी और सुना की रेडियो स्टेशन से, ना व्याकरण का दोष, ना विषय से भटकने की बात। कहानी में भी इन्होंने अपनी बात कह डाली और फिर एक जुनून की तरह इनका आकर्षण गजल की ओर हुआ। आप सभी जानते हैं कि ये तीनों विधाएं बिल्कुल अलग अलग हैं और जब हम कहते हैं, राजेश भाई बता ही रहे थे कि गजल का सीधा संबंध उर्दू से। ये अलग बात है कि हिंदी गजल भी आजकल बहुत लोकप्रिय है, लेकिन आप
हिंदी के लेखक हिंदी के शब्दों के जादू जुनून करके उर्दू का भी प्रत्यक्ष किया। एक एक शब्द पर घंटों माथा पच्ची की, बाहर समझा। बड़े बड़े उर्दू के साहित्यकारों से इनका संवाद होता था और इस तरह से इनकी शुरू हुई गजल की यात्रा और धीरे धीरे मुकाम तक पहुंचे और आज ये अच्छा गजल संग्रह आपके सामने आकार लेने जा रहा है। एक और खास बात इनकी रचना की, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये किसी पंथ से नहीं जुड़े रहे। आमतौर पर मैं देखता हूं कि रचनाकार भी कहीं न कहीं किसी एक पंथ से जुड़ जाते हैं। कुछ दक्षिण पंथ की ओर जाते हैं, कुछ वाम पंथ की ओर जाते हैं, कुछ भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। बड़े ही आध्यात्मिक स्वभाव के होने के बावजूद दुबे जी किसी एक रास्ते पर नहीं चले। जब जिस ओर रुझान हुआ वो उधर ही बढ़ गए। इन्होंने गरीबी को भी छुआ, बेरोजगारी को भी छुआ और अपने जीवन का एक फक्कड़पन, एक निराला सा स्वभाव और किसी का परवाह नहीं करने की अदा, ये भी इनके साहित्य में दिखता है। कई बार ये बागी हो जाते हैं और अपने मन का अपने ढंग का करते हैं, चाहे वो किसी को पसंद आए चाहे पसंद ना आए। बीच बीच में मैंने इनकी कुछ ऐसी गजलें भी पढ़ी जो कहीं न कहीं गजल की जो मूल भावना है, जिसे हिंदी में हम सौंदर्य की बात कहेंगे, हिंदी में जिसको हम श्रृंगार की बात कहेंगे, जिसके लिए इश्क जैसे पावन शब्द का चयन होता है, उस ओर भी ये बहकते हुए नजर आते हैं। आप इसको पढ़िए। इसमें कुछ ऐसे भी गजल मिलेंगे जो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये आपके मन की बात को कह रहे हैं। बस मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे मित्र भी हैं, मेरे भक्त भी हैं। आज मेरे सामने इन महान विभूतियों के समक्ष गजल का लोकार्पण हो रहा है। कल इनकी लघु कथा भी प्रकाशित हो और वो कहानी का संग्रह भी इनका प्रकाशित हो। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं भारत के साहित्यकारों में नाम। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद राजेश भाई अवसर।